हम खाद्य परिरक्षण या फिर फूड प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद में नाइट्रोजन चक्र इस पाठ का अंतिम बिंदु होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा में या फिर वायुमंडल में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में बदल देते हैं, जिन्हें नाइट्राइट और नाइट्रेट कहा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में फसलीय पादपों द्वारा या मृदा में उत्पादित होने वाले पादपों द्वारा वातावरणीय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं लिया जा सकता। वे नाइट्रोजन को उपयोग में लेने के लिए इसके यौगिकों पर निर्भर करते हैं। हमें बाहर से यदि ये यौगिक बाहर से दिए जाने होते हैं तो हम यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, अमोनिया, जिंक जैसे रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं या उसमें डालते रहते हैं, जिन्हें खाद या उर्वरक के नाम से जानते हैं। परंतु मटर तथा फलीदार अन्य पादपों की जड़ों में कुछ राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके नाइट्रेट में तथा नाइट्राइट जैसे यौगिकों में बदल देते हैं। इन नाइट्रेट तथा नाइट्राइट जैसे यौगिकों का पादपों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार जब ये पादप स्वस्थ वृद्धि करने के पश्चात सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वापस से यह नाइट्रोजन वायुमंडल में मिल जाती है। अर्थात वायुमंडल से नाइट्रोजन ली गई और वापस वायुमंडल को नाइट्रोजन उपलब्ध करवा दी गई। तो वह प्रक्रिया जिसमें न तो नाइट्रोजन की कमी हुई न नाइट्रोजन की वृद्धि हुई। नाइट्रोजन से सूक्ष्म जीवों ने उसे नाइट्रेट में बदल दिया और जैसे ही पादपों द्वारा उसका उपयोग कर लिया गया, पादपों द्वारा उसे प्रोटीन के रूप में बदल दिया गया। यह प्रोटीन हमें दालों में पाई जाती है और मैं अभी बता भी चुका हूँ या क्लियर कर चुका हूँ कि दालों वाले पादप जैसे मटर, सोयाबीन, चना, मूंग, मोठ, उड़द, ये दालें कहलाती है और इन दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाने का यही कारण है कि इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। नॉस्टोकैनाबिना, ऑसिलेटोरिया, नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर जैसे जीवाणु होंगे जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। पादप की मृत्यु हो गई या पादप सूख गया तो वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं और ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में मिल जाती है। इस प्रकार ये स्थिर रहती है। ठीक ऐसा ही नाइट्रोजन चक्र में होता है। हमारे द्वारा दालों को उपयोग में लिया, प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंच गया, लेकिन जब कभी उस सजीव की मृत्यु होती है, उस दाल को खाने वाला कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, कोई अन्य जानवर भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। तो मनुष्य की जब मृत्यु होती है या उससे छोटे मोटे जानवर की मृत्यु होती है, कीड़े मकोड़ों की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के साथ साथ ये सभी पदार्थ वापस वायुमंडल में मिल जाते हैं। इस प्रकार जहाँ से आया नाइट्रोजन वापस उसी माध्यम में चली गई। तो इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिर रहती है और नाइट्रोजन का एक चक्र भी इस वायुमंडल में पूरा होता रहता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दालों वाले पादपों जैसे मटर, चना, सोयाबीन, मूंगफली को भी हमें उसके छिलके को तोड़कर दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। वो भी एक प्रकार की दाल रूपी ही पौधा होता है। मूंगफली,
मूंग, उड़द आदि पादपों की जड़ों में, आदि पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु ग्रंथियां बनाकर पाए जाते हैं, जिन्हें नोड्यूल्स कहते हैं, जिन्हें नोड्यूल्स कहते हैं। ये इन नोड्यूल्स में पाए जाने वाले, इन नोड्यूल्स में नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर, नील हरित शैवाल, शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिकों नाइट्रेट होता है NO3 तथा नाइट्राइट NO2 में बदल देते हैं। जिसे पादपों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके लिए जैसे हम एक पादप की मूल का डायग्राम बना सकते हैं। इसके लिए हमें मूल को कुछ क्रिएटिव करना है। और इन मूल में जगह जगह पर ग्रंथि नुमा रचनाएं पाई जाती हैं। इन ग्रंथि नुमा रचनाओं में ही नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर जैसे जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये मृदा के अंदर वाला भाग हो गया। ये इसमें हो गए नोड्यूल्स। नोड्यूल्स या ग्रंथियां। इसे क्रिएट करेंगे, डायग्राम भी क्रिएट करें आप। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र।
तो हमें इतना तो पता है कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद में दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, जो लगभग 21% पाई जाती है। यह 78% एक प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी पादपों एवं जंतुओं द्वारा सीधे इस नाइट्रोजन उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इसे पादपों एवं जंतुओं द्वारा इसके यौगिकों को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट के रूप में बदलकर और सिर्फ उपयोग में लाया जा सकता है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन चक्र है ये। तो सामान्यतः मिट्टी में नाइट्रोजन के कुछ यौगिक उपस्थित होते हैं। पहले हम लगा देते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यौगिकों में और ये यौगिक मृदा में उपस्थित पादपों द्वारा काम में ले लिए जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक इन यौगिकों को जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के गैसीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। जब मिट्टी में कोई सूक्ष्म जीव या बड़ा जीव मर जाता है तो उसके शरीर में उपस्थित या उसके बॉडी पार्ट्स में जो भी नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन की, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन गैस में बदलना। सजीव की मृत्यु के पश्चात वे मृदा में मिल जाते हैं और मृदा में उपस्थित पहले से जो जीव पाए जाते हैं वे जीव उसे नाइट्रोजन में बदल जाते हैं और वह नाइट्रोजन पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब कई बार तड़ित आती है वायुमंडल में, तड़ित द्वारा। तड़ित का अर्थ है बिजली का चमकना। जब बिजली चमकती है बरसात के साथ साथ तो उस दौरान यह नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण
आसमान में चमकने वाली बिजली ही तड़ित कहलाती है। और यह तड़ित से उत्पन्न नाइट्रोजन का मिट्टी द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। यानी मिट्टी में पहुंचकर पादपों एवं अन्य जीवों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। इससे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का पादपों द्वारा अवशोषण होता है। पादपों द्वारा अवशोषण। पादपों द्वारा अवशोषण के बाद में जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाता है। जंतुओं द्वारा पौधों का भक्षण। अर्थात जंतु पौधों को खा जाते हैं। और जंतु की मृत्यु के पश्चात जैसे ही जंतु की मृत्यु होती है, ये वापस मृदा में मिल जाते हैं। तो एक प्रकार से नाइट्रोजन चक्र होगा जो इसी प्रकार से विभिन्न पदों में संपन्न होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को अब हम डिटेल्स में समझते हैं। नाइट्रोजन चक्र को तो हम यहाँ लिखते हैं वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह सभी सजीवों के आवश्यक संघटकों जैसे प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित आदि में उपस्थित होती है। सामान्यतः वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग पौधों एवं जंतुओं द्वारा सीधे ही नहीं किया जा सकता। पौधों एवं जंतुओं द्वारा सीधे नहीं किया जा सकता है। सीधे नहीं किया जा सकता है। अतः कुछ
शैवाल, कवक आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में बदला जाता है, जिसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जाता है। पौधों के विभिन्न भागों से यह है नाइट्रोजन। जैसे हमने फल भी खाए, पत्तियां भी खा गए होंगे, कुछ जंतु इसकी पादपों की पत्तियां भी खाते हैं, भागों से यह नाइट्रोजन जंतुओं में पहुंच जाती है। जब एक पादप या जंतु की मृत्यु होती है, जब पादप या जंतु की मृत्यु होती है तो नाइट्रोजन के यौगिक पुनः मृदा में मिल जाते हैं। पुनः मृदा में मिल जाते हैं, जहां कुछ विनाइट्री कारक विनाइट्री कारक उन जीवों को कहा जाता है जो नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं, अर्थात ये वापस गैस में बदलने का कार्य करते हैं। कुछ विनाइट्री कारक सूक्ष्म जीवों द्वारा पुनः नाइट्रोजन गैस में बदला जाता है। ठीक है, और यह नाइट्रोजन गैस पुनः वायुमंडल में मिल जाती है। यह है नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में मिल जाती है। ये नाइट्रोजन चक्र बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमें इसके पाठगत प्रश्न के अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं। पहले रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान में पहला है सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, अतः पहले रिक्त स्थान में होगा सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है नीले हरे शैवाल
वायु से का स्त्रीकरण करते हैं, तो नीले हरी शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। दूसरे खाली स्थान में हमें नाइट्रोजन भरना पड़ेगा। अगला खाली स्थान है एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। यीस्ट एक प्रकार का कवक होता है, इसका प्रयोग एल्कोहल और एसिटिक अम्ल बनाने में किया जाता है। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है, उससे हैजा फैलता है। सही शब्द के आगे राइट क्लिक करना है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो यीस्ट का उपयोग तो एल्कोहल के उत्पादन में होता है। 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन ढूंढना है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एक रासायनिक पदार्थ हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने प्रतिजैविकों में पढ़ा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही आएगा। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनोफ्लीज मच्छर हमने मलेरिया वाले सेक्शन में पढ़ा था। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी, जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर बैठकर और लगातार रोगों का संचरण करती है। इसमें आएगा घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। जब यीस्ट कोशिकाएं लगातार वृद्धि करते हुए अवायवीय श्वसन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण मैदा फूलने लग जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम होता है किण्वन। अगला प्रश्न नंबर 3, कॉलम फर्स्ट के जीवों का कॉलम सेकंड के जीवों से मिलान कीजिए। जीवाणु, तो जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके अलावा जीवाणु एक हैजा का कारक भी होता है। जीवाणु की सहायता से प्रतिजैविक उत्पादित किए जाते हैं। तो जीवाणु पहले नंबर में भी आ जाएगा, 5वें नंबर में भी आ जाएगा और 7वें नंबर में भी आएगा। राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तीसरा है लैक्टोबैसिलस, दही को जमाने का काम करते हैं। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग में काम में आते हैं। एक प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया का कारक होता है, और एक विषाणु एड्स का कारक। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? हमने शुरुआती जो परिभाषा पढ़ी थी इस पाठ में, वो यही पढ़ी थी कि सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग थे। उनमें एक प्रोटोजोआ, कवक थे, जीवाणु थे, और उसके अलावा कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल, 4 प्रकार के प्रभाग थे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम, तो ऐसे सूक्ष्म जीवों के नाम है वो है नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलिटोरिया, नील हरित शैवाल, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर और एजोबैक्टर। आप कोई भी 3-4 नाम लिख सकते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में यीस्ट के बारे में लिखा है, प्रतिजैविकों का निर्माण किया जाता है उसके बारे में लिखा है, विभिन्न प्रकार की औषधियों वाले पॉइंट्स पढ़े थे, वे पॉइंट्स ही इनके लाभदायक उपयोगों में होंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से एक तो फूड पॉइजनिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है,
जिससे खाद्य या भोजन विषाक्त बन जाता है और इनसे पादपों एवं जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे नींबू का सिट्रस कैंकर रोग था, गेहूं का व्हाइट रस्ट था, ब्लैक रस्ट था, और जंतुओं में फील पांव या हाथी पांव जिसमें पैर और मुंह पक जाते हैं। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सेम ये का ये क्वेश्चन हम पाठगत प्रश्नों में पहले लिख चुके थे। इस प्रकार हम पार्ट नंबर 2 तक कंफर्म कर चुके हैं।